हाँ, तो आज ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन पहले मेरी बात को सुनना। इस चैप्टर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखना है। इस चैप्टर से एक एक सेकंड मुझे सुनना है, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं अपने इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइंड को खोलने वाले, अपनी सोच विकसित करने वाला चैप्टर है। बहुत बढ़िया बुक है, ये पूरी थ्योरी की बुक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, फैक्ट वाले जो होते हैं, जो आर्टिकल वाले होते हैं, अनुच्छेद वाले होते हैं, वो कोशिश करते हैं लोग याद करने की, रटने की, कैसे न कैसे करके। लेकिन इनके ना ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इससे आपको पूछा जाता है कि क्या पूछा जाएगा कि भाई जैसे नारीवाद क्या है, फेमिनिस्ट कौन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे दिमाग बिल्कुल, इसलिए सोच के बिल्कुल दिमाग को खोलना है, समझना है हर चीज़। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया। इसलिए इस क्वेश्चन को समझना, और आज ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, तो सारे क्वेश्चन को फिर से रिकॉल करना, ठीक है। जैसे कि 11वां है कि नारीवादियों के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का मूल कारण पितृसत्ता है। पितृसत्ता है, इसका तरह व्याख्या कीजिए। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की एक्सप्लेन। यानी कि जो ये समाज के अंदर जो महिलाओं में और पुरुषों में जो भेद किया जाता है, ये पितृसत्ता समाज की वजह से है। पितृसत्ता का मतलब होता है पिता प्रधान, मतलब कि जिसमें पुरुष को प्रधान माना जाता है। सोसाइटी में ऐसी धारणा है, इस वजह से लोग ये जो है ना, मेन और वुमेन में डिफरेंस देखते हैं। हालांकि आजकल एजुकेशन आ गया, गर्ल्स हर चीज़ में टॉप पे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रूरल इलाकों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस और फ़र्क देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है, ये जो हेडिंग है ना, ये खुद एक आंसर है। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये मैन और वुमेन डिफरेंस है, इसका मेन कारण क्या है, तो वो पैट्रियार्की है, मतलब कि वो पितृसत्ता है, ठीक है, एक शब्द में। तो क्वेश्चन ही आंसर है, और फिर इस आंसर, क्वेश्चन का फिर आंसर नीचे है। अब अपन को इस बात को साबित करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये है क्या, इस बात को साबित करना है। साबित कैसे, मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि आप समाज के अंदर अपन अब देखते हैं, तो ये जो पितृसत्ता समाज वाले जो लोग होते हैं, पितृसत्ता की जो बातें करते हैं, पैट्रियार्की वाली जो बातें करते हैं, ये कहते हैं कि स्त्री का, जो वुमेन होती है, स्त्री होती है, उसका एक ही काम है कि वो घर की 4 दीवारी में रहे, ठीक है, और पुरुष जो हैं, मैन जो है, वो घर के बाहर कमाए, ठीक है। उसका बाहर का काम काज देखना है, कोई बिजनेस धंधा करना, वो काम है, जबकि इनका सिर्फ घर में रहना ही काम है, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नारीवादी जो लोग होते हैं, फेमिनिस्ट जो होते हैं, वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैन और वुमेन दोनों बराबर है। हाँ, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जो महिला है, जो वुमेन है, वो बच्चा पैदा कर सकती है, मैन नहीं कर सकता। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, एक जीव विज्ञान का तथ्य है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद में कि पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उतनी ही केयर जितनी महिला करती है, उतनी उनको, उसको भी करना रिस्पॉन्सिबल, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसी कुछ बातें अपने से पढ़ेंगे। हाँ, हमें ही पता है कि जो नेचुरल, जो भगवान ने जो कुछ ऐसा मान लो कि जो एक फैक्चुअल जो साइंस कहता है कि जो मैन और वुमेन जो डिफरेंस है, वो तो हमें ही पता है कि हाँ, ये मैनली डिफरेंस है, उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि वही तो आदमी और पुरुष की, महिला और पुरुष की पहचान है वो। लेकिन जो समाज ने जो ये जेंडर शब्द इस्तेमाल कर दिया, लिंग में जो विभेद कर दिया कि ये दोनों अलग है, वो समाज की देन है, उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें आपको समझ में खैर आ गई होगी। आंसर लिखते हैं। पहली बात तो ये कि जो ये शब्द लिखा हुआ है ना, पितृसत्ता, यानी कि जो ये पैट्रियार्की जो शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। डेफिनेशन यही हो गई। इसका मीनिंग 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द टर्म refers to a social, economic and cultural system that values man more than women, ठीक है, and gives man power over women, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। इसलिए ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये तो सबको वैसे ही इजीली समझ में आ गया कि इसके अंदर स्त्री को कम और पुरुष को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पितृसत्ता है, इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति जो मतलब नेचर से तो भिन्न है, सही है, और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती हैं। देखो क्या बात कही इन्होंने,
इन्होंने कहा कि जो ये पैट्रियार्की हैं, जो मतलब ये पितृसत्ता के लोग हैं, कि ये कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष हैं ये बाय नेचर डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। यही बोले कारण है, और ये बिल्कुल सही है। बोले यही समाज के अंदर दोनों को जो डिफरेंस दिखाने का जो मामला है ना, वो बिल्कुल सही ठहराती है। बोला हाँ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ये वैसे भी डिफरेंस है, काम वगैरह में डिफरेंस है, होना चाहिए। पैट्रियार्की इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट बाय नेचर एंड दैट दिस डिफरेंस जस्टिफाइज। वो कौन कहता है? ये पैट्रियार्की लोग कहते हैं। ये कहते हैं यही जस्टिफिकेशन हो गया देयर अनइक्वल पोजीशन इन सोसाइटी। यही बिल्कुल सही है, बोले यही सोसाइटी में इनका जस्टिफाई हो गया ये बात कि ये अनइक्वल ही हैं, मैन और वुमेन दोनों अलग ही दिखते हैं और अलग ही हैं। ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन बट फेमिनिस्ट नारीवादी क्या कहते हैं? लेकिन नारीवादियों का कहना है कि स्त्री पुरुष के बीच जैविक विभेद तो मानते हैं, पर प्राकृतिक हैं। जैविक का मतलब लैंगिक, वो तो दोनों में अलग अलग हैं, लेकिन लैंगिकता, जो ये लैंगिकता बना दी आपने मेल और फीमेल वाली, ये समाज जनित है, ये समाज की देन है। ठीक है, यानी कि फेमिनिस्ट सेज दैट द बायोलॉजिकल डिफरेंस, तो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो तो ठीक है, बिटवीन मैन एंड वुमेन आर नेचुरल, ये तो नेचुरल है। बट जो जेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, यानी कि जो लैंगिकता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समाज जनित है, विच डिटरमाइंस द डिफरेंट रोल्स दैट मैन एंड वुमेन प्ले इन सोसाइटी। ये समाज की देन है। ठीक है, वो तो हम भी जानते हैं कि पुरुष और महिला में फ़र्क होता है, वो तो साइंटिफिक फैक्ट है, सॉरी बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन बाकी जो ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये समाज की देन है, जो कि गलत बात है। ठीक है, और फिर देखो ये क्या कहते हैं, वापस ध्यान समझना यहाँ से। पैट्रियार्की प्रोड्यूस ए डिवीजन ऑफ लेबर, ये काम में भी अलग अलग बांट दी बात को, कि बाय विच वुमेन आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट एंड डोमेस्टिक मैटर्स वाइल मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क इन द पब्लिक डोमेन। यानी कि जो महिलाएं होती हैं, ये पितृसत्ता वाले, श्रम का मतलब काम का बंटवारा कर दिया इन्होंने। क्या कैसे विभाजन किया, बंटवारा किया कि स्त्री तो है वो निजी और घरेलू, बस इस किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार होगी, जबकि पुरुष है वो सार्वजनिक और बाहरी दुनिया के लिए काम करेंगे। बस ये इन्होंने ऐसा बांट दिया। ठीक है, लेकिन वही इसलिए लास्ट में नारीवाद क्या कहते हैं, मतलब फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, मतलब ये सार्वजनिक है और ये निजी है, इन्होंने तो बांट दिया। लेकिन फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, चाहे निजी मैंने प्राइवेट हो चाहे सार्वजनिक हो, यानी कि बाहर का काम भले ही हो, कहाँ तक पढ़ लिया था अपने, पब्लिक मैटर्स भले ही हो, डोमेस्टिक वाइल मैन आर रिस्पॉन्सिबल पब्लिक डोमेन, हाँ वही पब्लिक डोमेन क्यों ना हो। ध्यान देना, दोनों के बीच में ये विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जाना चाहिए, और मिटाया जा भी सकता है, और मिटाया जा भी रहा है। हम भी देखते हैं आजकल तो कोई ऐसा फेयर नहीं है, सारे काम जो पुरुष करता है वो महिलाएं भी करती है। जो पहले पुरुष बॉयज़ ही करते थे, लेकिन आजकल हर इवन आर्मी में भी, अब तो एयरफोर्स नेवी के अंदर भी गर्ल्स को वापस लेने लग गए, एनडीए वगैरह फॉर्म भर सकती है गर्ल्स, बहुत बड़ी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कुछ ही दिन पहले। तो मतलब अब तो सब जगह इक्वल है, अब कोई ऐसा बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था अभी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर भी गर्ल्स इजीली अपना एनडीए वगैरह में जा सकती है एयरफोर्स में, जो कि पहले इन पर पाबंदी थी। तो बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सम्माननीय फैसला आया। तो मतलब अब कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसा मानते हैं, वो अपन को पता तो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो फेमिनिस्ट कंटेंट दैट दिस पब्लिक या प्राइवेट डिस्टिंक्शन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज कैन एंड शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म किया जाना भी चाहिए। ये कुछ बातें अपन ने पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि ये जो ये पैट्रियार्की जो वर्ड है, पितृसत्ता शब्द से पक्का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऐसे ओरली भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में तो आना ही आना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला है समान लोगों के साथ समान व्यवहार का अर्थ बताइए, या फिर समानता के आदर्श हैं क्या। हालांकि ये क्वेश्चन मैं एक आंसर बड़े वाले में लिखवा चुका, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके अलग से 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, तब कैसा लिखना है वो भी ज़रूरी है। आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट विथ लाइक पीपल। लाइक पीपल मतलब समान, जैसा अपन सब एक, सबको समान व्यवहार, ऐसा ये मानना है। और या फिर ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडियल ऑफ इक्वलिटी। हालांकि मैं इक्वलिटी का आइडियल आपको लिखवा चुका, लेकिन फिर भी ये अलग से थोड़ा ध्यान रखना कि समानता के आदर्श का पहली बात तो आशय समझते हैं, मीनिंग समझते हैं
कि साझी मानवता है, ये तो अपने पहले ही पढ़ लिया था कि अपनी मानवता जो है वो कॉमन ह्यूमैनिटी है। साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य समान व्यवहार के हकदार है, ये तो अपन भी मानते हैं कि बिकॉज ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी ऑल ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल टू इक्वल ट्रीटमेंट, हर कोई ये मानता है। लेकिन इसका मतलब व्यवहार के सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन नहीं है। बट दिस डज नॉट मीन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंसेज इन बिहेवियर, बट द ट्रीटमेंट we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstances। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे हैं तो सबको समान होना चाहिए। फिर तो अभी जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे अपन ने, चाहे वो विकलांगों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनके लिए अलग बिल्कुल फैसिलिटी मिलेगी। एक अपन ने वो पढ़ा था, कंपटीशन वाली बात पढ़ी थी, तो फिर तो सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। अगर सेम सबको मिल जाएगा तो सेम तो नहीं मिला जा सकता। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि उन सभी तरह के अंतरों को खत्म, उन्मूलन का मतलब खत्म करना होता, खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, बल्कि ये है कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर जो मिल रहे हैं, या फिर वो जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपका जन्म किस वंश या किस जाति किस धर्म में हुआ, ऐसा नहीं पूछिए हमसे। बस जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको वो मिलनी चाहिए। बाकी जो छोटे मोटे डिफरेंस है वो तो चलने ही चाहिए ताकि इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉप क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और बड़े बनेंगे शानदार, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डेटा वाला क्वेश्चन भी है। डेटा मतलब फैक्ट है इसमें, और बहुत इजी भी है समझ में, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये है कि इन टुडे सोसाइटी वी सी मोर इनइक्वलिटी देन इक्वलिटी अराउंड अस। एक्सप्लेन, यानी कि आज समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। स्पष्ट कीजिए, ये इस चीज़ को आपको प्रूव करवाना है कि हाँ वाकई समानता के बजाय असमानता मतलब इनइक्वलिटी ज़्यादा नजर आती है हमारे चारों ओर। इस चीज़ को साबित करना है। तो सीधा आंसर कैसे लिखना है कि हालांकि आज विश्व में समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, मतलब हर कोई ये मानता है कि हाँ समानता होनी चाहिए, स्वीकृत है पूरे देश में, पूरे संसार में इस बात को मानते हैं लोग। ऑल्दो टुडे इक्वलिटी इज वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल, इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए लोगों ने क्या करा है, हम खुद के अपने संविधान के अंदर, नियमों के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके लॉज के अंदर इस चीज़ को शामिल भी किया है कि हाँ समानता इक्वलिटी होनी चाहिए, विच इज एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्रीज, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। तथापि, हालांकि ये कि अब अपनवा पढ़ा था यद्यपि, फिर तथापि, हाउएवर इनइक्वलिटी रादर देन इक्वलिटी विच इज मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन आवर ओन सोसाइटी। तथापि विश्व समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। ये बात हम अब प्रूव करना चाहते हैं। कुछ 3-4 डेटा अपने फैक्ट यहाँ पर रखे हैं, यानी कि फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वलिटीज़, यानी जो संसार के अंदर विश्व स्तर पर जो असमानता दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हम रख रहे हैं। टीचर को मतलब अपन लिख के देंगे एग्जामिनर को, तो अपनी बात को यहाँ सामने रखना चाह रहे हैं, और इसको बहुत ईजीली समझना है। जो मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल देता रहता था कि दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों, ऐसा मानो कि 50 आदमी ऐसे हैं, 50 लोग, सिर्फ 50 सबसे अमीर आदमियों की जो कुल मिला के जो आमदनी है वो दुनिया के 40 करोड़, पूरी बात समझ, 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से भी ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हो कि 50 आदमी के पास इतना पैसा है जितना 40 करोड़ लोगों के पास में ही नहीं है, सिर्फ 50 आदमी। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी असमानता है, आर्थिक असमानता है ना, मतलब कितनी बड़ी इनइक्वलिटी है। इसीलिए कहा जाता है ना कि गरीब और अमीर के बीच में सबसे बड़ी जो खाई बनती जा रही है, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे मिटेगी, ये आंकड़े आपके सामने। अपने इंडिया में ऐसे देख लेना, 8-10 इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी पैसा वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो हमारे यहाँ की करोड़ों पॉपुलेशन के बराबर एक जने के पास में है। तो ये आंकड़ा अपन को लिखना है। ये आंकड़ा हालांकि और भी कम है, इससे भी ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन 2-4 फैक्ट डाल देंगे। ठीक है, यानी द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव ए कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोरेस्ट 40 करोड़ पीपल। एक बात तो ये होगी, ये तो अपन ने बात कर ली बहुत ज़्यादा अमीर और बिल्कुल गरीब दोनों के बीच की। अब अपन बात करते हैं
थोड़े से ठीक ठाक, मतलब जो थोड़े से ठीक ठाक पैसा और थोड़े से गरीब से थोड़ा ऊपर, दोनों की बात करते हैं। देखो कि दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा मात्र 5% है। सेकंड बात क्या है कि टोटल जो पॉपुलेशन है गरीब मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक, 40% लोगों की मात्र 5% ही आमदनी है, 95% किसी और के पास में, जबकि 60% पॉपुलेशन पीछे रह गई। तो ध्यान रखना हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10%, ये जो 10% लोग हैं ना, ये अमीर लोग हैं। अमीर का मतलब इतने नहीं, जैसे 50 तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, ये ऐसे मतलब ये जैसे करोड़पति टाइप हो गए, ऐसा मान लो ना, या फिर अरबपति हो गए, वो खरब, वो तो बहुत बड़े पैसे वाले हो गए। लेकिन ये 10% ठीक ठाक मान लो ना, जैसे अपन अरब या खरबपति मान सकते हैं। इनके पास में 54% आमदनी है टोटल की, अकेले 10% 54% खींच रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड आंकड़ा भी रख सकते हो आप। द पोरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5%, ठीक है, ऑफ ग्लोबल इनकम, वाइल द रिचेस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंट्रोल्स 54% ऑफ ग्लोबल इनकम। ठीक है, वो 54%, अकेले 10% जने, ऐसा मान लो कि 10 लोग 54 ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर 45 ले पाते हैं। समझ में आ गई, ऐसा मामला है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं अपन, ये तो कुछ परसेंट का डेटा हो गया, कोई दो में से एक लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर रखना अपन को। तीसरी बात, पहली दुनिया, मतलब जब इनिशियल जो वर्ल्ड बना, उसके फर्स्ट वर्ल्ड जिसकी अपन बात करते हैं, तो वो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और पश्चिमी यूरोप यानी वेस्टर्न यूरोप, इसके अगड़े औद्योगिक, अगड़े मतलब जो इनके अंदर में आते हैं, वो औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है। ध्यान से समझ लेना, मतलब दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा इन दो के अंदर रहता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन दुनिया का 86% उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में है। अब पॉपुलेशन तो मात्र 25% है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री 86% अकेले इन दो में ही है। कितनी बड़ी असमानता है, कितनी बड़ी इनइक्वलिटी है। जैसे इंडस्ट्री जहाँ पर होती है वहाँ पर पैसा बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छा पैसा होता है, और वो हमेशा रिच कंट्री कहलाती है। अब यहाँ पर सोच लो 100% होता है कुल मिला के टोटल, उसका 86% इंडस्ट्री तो सिर्फ इन दो में ही है, जबकि पॉपुलेशन मात्र 25% ही रह रही है। समझ में आ गई। तो यहाँ के तो कभी गरीब बन ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे उद्योग धंधे हैं वहाँ पर। ये बड़ी इनइक्वलिटी है देशों में। और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। यही लोग 80% एनर्जी भी खुद ही यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी यही जीते हैं सब कुछ। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट यूरोप विथ 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है, owns 86% of world's industry and consumes 80% of world's energy। एक मैंने बात ये भी, अपने ये बात लिखी लास्ट में पढ़ी कि consumes 80% of world's energy, 86 ये पैदा करते हैं और 80 खुद ही खर्च कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, ये बहुत गलत बात है। ये यहाँ पर इंडस्ट्री का होना ये कोई गलत बात नहीं है, 86% यहाँ पर हो तो ठीक है, लेकिन ये 25% ही रहते हैं, तो इनको इस हिसाब से ही खर्च करनी चाहिए, ताकि बाकी एनर्जी को जो अदर विश्व है या वर्ल्ड के लोगों को मिल सके। अगर ऐसा होता तो सही रहता, लेकिन ये खुद 80% खुद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मात्र 5-6% ऐसा मान लो कि ये बेचते हैं, बाकी खुद यूज़ कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पर 86 का 25% यूज़ करते हैं, 30% 40% यूज़ करते, आधा भी अगर अदर कंट्री को दे देते, तो बहुत कुछ इससे जो ये अनइक्वलिटी है वो कम हो सकती थी। ठीक है, इनइक्वलिटी ये बात है। फिर एक चौथा फैक्ट अपने ये लिखा है, ये थोड़ा इंसानों वाली बात हो जाएगी, कि गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से एक मामला, बहुत दुखद घटना की बात होगी तरीके से। गर्भावस्था से कोई भी जैसे लोग, जैसे औरत जो गर्भावस्था में होती है तो उसकी डेथ हो जाती है नाइजीरिया में हर 18 में से एक महिला की, जो बहुत मतलब कि गलत चीज़ है ये एक तरीके से, बहुत दुखद बात है ये, 18 में से एक का मरना। जबकि कनाडा ऐसा देश है जहाँ पर 8700 में से मात्र एक मामला मुश्किल से आता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ लगभग 9000 का मात्र 18 या 20, समझ गए। तो ये भी इतनी बड़ी इनइक्वलिटी रह गई। द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज इज 1 to 18 इन नाइजीरिया, बट 1 to 8700 इन कनाडा। तो ये बड़ा डिफरेंस है। 3-4 एग्जाम्पल ऐसे अपन को देना है कि अपन को दिखने में हर कोई ये चाहता है
कि समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी भी इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, समानता बहुत ज़्यादा हमारे चारों ओर फैली हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया अपना। अब एक क्वेश्चन लास्ट अपन लेते हैं इस चैप्टर का, वह डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटीज़, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में क्या अंतर है, तथा इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने में आने वाली कठिनाइयों को भी समझाइए। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज इन क्लैरिफाइंग द डिफरेंस देयर टू। देखो, दोनों जो ये इनइक्वलिटी है, नेचुरल और सोशल, एक तो प्राकृतिक हो गई, एक जो हमें समाज देता है, ये दोनों लगभग एक जैसी है। ठीक है, इनमें अंतर भी करेंगे अभी क्या क्या अंतर है, और लेकिन कुछ मुश्किलें भी ऐसी आती है जो इनको अपन पहचान नहीं पाते, तो इसलिए वो भी लिख दिया कि वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ हैं जो इनको क्लेरिफाई करने में मुश्किलें पैदा करती है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन लास्ट हो जाएगा, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट। ठीक है, हाँ, अब देखो आंसर, और आंसर बड़े ध्यान से समझना है। मैंने इसमें एक आंसर नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर हो जाएंगे आपकी। जैसे कि अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए कि नेचुरल इनइक्वलिटी क्या होती है, प्राकृतिक असमानता क्या होती है, तो ये डेफिनेशन लिख देना। फिर पूछिए कि सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वलिटी क्या होती है, तो ये डेफिनेशन लिख देना, क्योंकि अलग अलग बहुत बार पूछी गई है। फिर पूछिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो बेसिकली 2 अंतर अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वो अपन ने लिख लिया। फिर पूछा कि इसका कोई यूज बताओ, दोनों एक नंबर में वो भी आ सकता है कि नेचुरल और सोशल यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर क्या है, तो ये एक अंतर हो जाएगा। फिर अपन ने ये भी देख लिया कि इन दोनों में जब अपन अंतर करते हैं तो कोई 2 या 3 डिफ़िकल्टी लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, तो 1-2 डिफ़िकल्टी लिख देंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 5 छोटे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक बड़े में, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। और बिल्कुल छोटा सा आंसर है ये, ज़्यादा बड़ा भी आंसर नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा इस चैप्टर से आएगा भी नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। प्राकृतिक असमानताएं कौन सी होती है, कि प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। नेचुरल इनइक्वलिटीज आर दोज दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स। ये तो नेचुरल है, जैसे कि कोई इंटेलिजेंट होता है बहुत ज़्यादा, कोई अफसर बन जाता है, कोई कई मंच बन पहुँच जाता है, और या फिर कोई पैदाइशी जैसे हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, कोई हेल्दी होता है, कोई पतला होता है, या फिर कोई विकलांग होता है, कोई सही होता है, कोई आँख नहीं होती, मतलब ये सब नेचुरल में आ जाती है, प्राकृतिक घटनाएं सारी की सारी, और ये सब उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। कोई मतलब ऐसा कहते हैं ना, काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कोई कमज़ोर होता है तो वो नहीं कर पाता, मतलब ये सारी बातें नेचुरल में है। लेकिन सोशल क्या है, ये समाज के द्वारा पैदा की जाती है। सोशल इनइक्वलिटी ये कोई शुरू से नहीं है, ये समाज के द्वारा पैदा की जाती है। ध्यान से समझ लेना कि सामाजिक असमानताएं वे होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। ये गरीब अमीर के बीच में हो सकती है, कि जैसे कोई पैसे वाला को रईस है तो वो गरीब को दबा रहा हो, किसी एक वर्ग को दबा रहा हो, शोषण कर रहा हो, तो वहाँ पर भी इनइक्वलिटी हो जाएगी। मतलब ये एक समाज में है, जैसे कि मेल फीमेल के बीच में, स्त्री पुरुषों के बीच में भेदभाव किया जाता है, वो भी सोशल इनइक्वलिटी के अंदर आती है। या फिर लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो भी इनइक्वलिटी, मतलब सारी जो सोशल के अंदर है वो सब आ जाती है, सोशल इनइक्वलिटी में आ जाती है। तो मतलब सोशल इनइक्वलिटीज़ विच इमर्ज एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक तो अवसरों के अंदर, और द एक्सप्लोटेशन ऑफ सेम ग्रुप्स इन ए सोसाइटी बाय अदर्स, कोई एक ग्रुप किसी अलग का करे तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। ये दोनों डेफिनेशन तो इजीली समझ में आ गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम है, ये तो पैदाइशी है, नेचुरल है, जबकि सामाजिक असमानताएं समाज द्वारा पैदा की जाती है। नेचुरल इनइक्वलिटीज आर द रिजल्ट ऑफ पीपल्स इनिशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज, वेयर एज सोशल इनइक्वलिटीज आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ईजी है ये तो, मतलब जो डेफिनेशन है वही ये है। दूसरा अंतर ये है कि प्राकृतिक असमानताओं को बदला नहीं जा सकता। अब जैसे जो इंसान जैसा पैदा वैसा ही रहेगा, उसको क्या बदलेंगे, नहीं बदला जा सकता। लेकिन सामाजिक असमानता को तो बदला जा सकता है। सोशल जो इनइक्वलिटी है उसको तो ख़त्म किया जा सकता है, वो तो सामाजिक कुछ ऐसी परंपराएं हैं तो उनको मिटाया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता। तो नेचुरल इनइक्वलिटीज़ कैन नॉट बी चेंज्ड,
वो तो चेंज नहीं होगी, जो है वैसी रहेगी, लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज कैन बी चेंज। लेकिन एक बात मैं फिर बता दूं, नेचुरल इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है जैसे कोई विकलांग पैदा हुआ है ना, तो आजकल विकलांग का ट्रीटमेंट भी है। एक्चुअल में विकलांग मतलब जिसके एक पैर नहीं हो, अब वो चल नहीं सकता, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हमारी मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच गई, तो उसका एक जैसा भी पैर लगा देंगे, चाहे वो नकली भी हो, लेकिन वो चलने में बिल्कुल समर्थ हो जाएगा, चल सकता है, कैपेबल है। मतलब जब पैदा हुआ था तब नहीं चल सकता था, लेकिन मेडिकल साइंस ने उसको चला दिया, तो चल तो सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट फिजिकली वो एकदम वैसा हो गया, वो एक हेल्प करके चल सकता है। तो इसमें क्या है कि नेचुरल इनइक्वालिटी जो एक्चुअल में परमानेंट हुआ करती थी कि वो नहीं बदल सकती, उसको भी नीचे बात करेंगे अपन, बदला जा सकता है, वो भी अपन बात करेंगे। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई। फिर अपन ने बात करी कि ये दोनों में अंतर कर क्यों रहे अपन। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक ही डिफरेंस है इसमें, क्या फ़ायदा है, मतलब यूज़ क्या है इसका डिफरेंट करने का। तो यूज़ ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, वो ये है कि दोनों में अंतर करने के बेसिकली उपयोग ये हैं कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। जैसे कि प्राकृतिक है, वो हमें स्वीकार है, क्योंकि वो तो ऐसा मानते हैं अपन की जन्मजात हैं, मतलब जब अपन पैदा हुए तब अपन को ये मिली थी। लेकिन जो सोशल है, जो किसी का अन्याय कर रहा है, अनजस्टेबल बात करता है, उसमें पहचान होती है कि यार ये तो गलत बात है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि दिस हेल्प्स टू सेपरेट एक्सेप्टेबल एंड अनजस्ट इनइक्वालिटीज़। ये मेन हमारे को, एक तो जो हम जिस किसी को एक्सेप्ट करें, और एक हम अनजस्ट, उसका मतलब कि ऐसा मान लो कि बहिष्कार करें, इन दोनों में पहचान हमें करवाता है। ये बड़ा यूज़ है इसका, बहुत बड़ा यूज़ है कि नहीं, ठीक है। फिर एक अपन ने करा कि यार इसमें जो अपन डिफरेंस करते हैं तो कठिनाइयाँ बहुत होती है। कौन कौन सी कठिनाई होती है वो देखो, कि दोनों में अंतर हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। कैसे कि अपन ने कह दिया कि ये जो इक्वलिटी है नेचुरल, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैंने विकलांग वाला एग्जांपल दे दिया। ऐसे अपन की बात को साबित करना है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर इन एंड ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। दूसरी बात, प्राकृतिक मानी गई कुछ असमानताएं अब अपरिवर्तनीय हो गई। हालांकि पहले क्या लिखा था अपन ने कि नेचुरल जो इनइक्वालिटी है वो चेंजेबल नहीं है, लेकिन अपन ने यहाँ लिख दिया कि ये परिवर्तनीय है, चेंजेबल अब नहीं रही, अब ये चेंज हो सकती है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव कर दिया, जबकि एक्चुअल में ये पहले पॉसिबल नहीं था कि विकलांग पैदा होकर चल नहीं पाएगा, लेकिन अब तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल जो है प्राकृतिक है उसको भी परिवर्तनीय बना दिया। तो इसलिए हमें पहचान करना मुश्किल हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है। ये आप रीज़न बता सकते हो कि सम इनइक्वालिटीज कंसिडर्ड नेचुरल आर नो लॉन्गर इरिवर्सिबल, ठीक है। मतलब पहले जो रिवर्सिबल थी तो ये इरिवर्सिबल अब नहीं रही। फॉर एग्जांपल, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैव मेड इन पॉसिबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टू वर्क इफेक्टिवली इन सोसाइटी। उसको बिल्कुल चलना सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल वो अपना काम कर सकता है, इतना उस लायक उसको बना दिया। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको नोट्स बना के दे दिए हैं, बहुत सारी बातें आपने सीखी, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब एक वो छोटा सा जो MCQs का अपन बनाते हैं वो तो डेली बनाएंगे, वो तो बनाएंगे हर चैप्टर के बाद में, वो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। तो उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और बड़े जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको नोट से मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात को फॉलो करना है और उस MCQs वाले टेस्ट को हमेशा देना है, हर बार, हर चैप्टर के बाद में अपना उसको कर दें, ठीक है। इसके साथ ही अपना चैप्टर जो इक्वलिटी का था, चैप्टर 3 समानता, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके।